नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि विश्व बैंक से कंगाल पाकिस्तान को बड़ा झटका, $500 मिलियन का लोन किया रद्द। कारण आपको बताएंगे। खबर में आगे जिक्र होगा कि 10 करोड़ श्रद्धालुओं के वाराणसी आने की संभावना, तैयारियों को पूरा करने का निर्देश, महाकुंभ 2025 को लेकर बड़ी खबर। इसी के साथ आपको बताएंगे कि 2026 तक नक्सल फ्री भारत, अमित शाह की सरेंडर कर चुके नक्सलियों से मुलाकात, क्या है मायने, आपको बताएंगे। खबर में आगे जिक्र होगा कि फेल है नेहरू मॉडल, हम 10 साल से सुधारने की कर रहे कोशिश, जयशंकर ने पंडित नेहरू की विदेश नीति पर उठाए सवाल। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि कांग्रेस ने मुसलमानों को रिजर्वेशन देकर आरक्षण व्यवस्था को कमजोर किया, अमित शाह का बड़ा हमला। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। विश्व बैंक से कंगाल पाकिस्तान को बड़ा झटका, $500 मिलियन का लोन कर दिया रद्द। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर विश्व बैंक ने पाकिस्तान को दिए जाने वाला $500 मिलियन से अधिक का बजट सहायता ऋण रद्द कर दिया। बैंक का कहना है कि पाकिस्तान तय समय सीमा के भीतर महत्वपूर्ण शर्तों को पूरा करने में फेल रहा है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार आवश्यक शर्तों में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के संबंध में क्रय शक्ति समझौते को रिवाइज करना शामिल था। वाशिंगटन स्थित इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने यह भी घोषणा की है कि वह चालू वित्त वर्ष के दौरान पाकिस्तान को कोई नया बजट सहायता ऋण स्वीकृत नहीं करेगा। इससे पाकिस्तान अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा झटका बताया जा रहा है। विश्व बैंक के प्रवक्ता ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए कोई बजट सहायता की योजना नहीं है, जो जून 2025 में समाप्त होगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाकुंभ 2025 को लेकर बड़ी खबर, 10 करोड़ श्रद्धालुओं के वाराणसी आने की संभावना, तैयारियों को पूरा करने के दिए निर्देश। जी हाँ दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ 2025 के आयोजन को लेकर जहां तैयारियां अंतिम चरण में हैं, तो वहीं धर्मनगरी काशी में भी इस दौरान तकरीबन 10 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। इसको लेकर प्रशासन और अलग अलग विभागों की तरफ से अब तैयारी शुरू कर दी गई है। 31 दिसंबर तक श्रद्धालुओं के आवागमन को ध्यान में रखते हुए मूलभूत व्यवस्थाओं से जुड़ी इन सभी तैयारियों को पूरा कर लेने का दिशा निर्देश दिया गया है। ऐसे में वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में भी श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। इस दौरान श्रावण महीने की तरह परिसर में श्रद्धालुओं के सुलभ दर्शन के लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी। मंडल आयुक्त कौशल राज शर्मा ने महाकुंभ आयोजन को लेकर वाराणसी की तैयारी पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि महाकुंभ आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में काशी के धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। उन्होंने बताया कि अनुमान लगाया गया है कि तकरीबन 10 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ अवधि के दौरान काशी में भी आ सकते हैं। इस अवसर पर वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में सावन महीने जैसी व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे उन्हें दर्शन करने में कोई भी असुविधा ना हो। जनपद की ट्रैफिक पुलिस, पुलिसिंग व्यवस्था और पर्यटन विभाग को श्रद्धालुओं के आवागमन को ध्यान में रखते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2026 तक नक्सल फ्री भारत, अमित शाह की सरेंडर कर चुके नक्सलियों से मुलाकात। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी सरकार का वादा है कि 2026 तक देश से नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसी दिशा में छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने सरेंडर कर चुके नक्सलियों से वो मुलाकात करेंगे। ये नक्सली पहले हिंसक गतिविधियों में लगे हुए थे और नक्सलियों के काडर का प्रमुख हिस्सा थे, लेकिन कुछ साल पहले इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था और मुख्य धारा में शामिल हो गए। देश के अलग अलग हिस्सों से ये नक्सल काडर जो कि सरेंडर कर चुके हैं, सरकार के इस विकास कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, जिसके तहत 2026 नक्सल मुक्त भारत मिशन चलाया जा रहा है। इसी के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। दरअसल पिछले एक साल में 200 से भी ज्यादा नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में मार गिराया है। आने वाले दिनों में प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की यही नीति है, एक और नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में ज्यादा से ज्यादा तेजी लाई जाए, साथ ही नक्सलियों के काडर सरेंडर भी करें और सरेंडर करने के बाद वो अपनी जिंदगी के लिए क्या सपने पूरा करना चाहते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सरेंडर कर चुके नक्सलियों से मुलाकात के जरिए यही जानने की वो कोशिश करेंगे। बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा ये ऐसे इलाके हैं जहां पर सुरक्षा बलों ने इस सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया है। सुरक्षा एजेंसी सूत्रों के मुताबिक इन ऑपरेशन में खास बात यह है कि पहले केंद्रीय सुरक्षा बल की अहम भूमिका होती थी, लेकिन पिछले एक साल में जो ऑपरेशन हुए हैं उनमें केंद्रीय पुलिस बलों
बलों के अलावा स्थानीय पुलिस बलों की भी बेहद अहम भूमिका रही है। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। फेल है नेहरू मॉडल, हम 10 साल से सुधारने की कर रहे कोशिश। जयशंकर ने पंडित नेहरू की विवादित नीति पर उठाए सवाल। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री की नीतियों पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि नेहरू विकास मॉडल से अनिवार्य रूप से नेहरू विदेश नीति पैदा होती है और हम विदेशों में इसे सुधारना चाहते हैं, ठीक उसी तरह जैसे घरेलू स्तर पर इस मॉडल के नतीजों को सुधारने की कोशिश की जा रही है। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया की पुस्तक द नेहरू डेवलपमेंट मॉडल के विमोचन के अवसर पर जयशंकर ने संबोधन के दौरान ये बातें कही हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मॉडल और इसके साथ जुड़ी कथा हमारी राजनीति, नौकरशाही, योजना प्रणाली, न्यायपालिका, मीडिया सहित सार्वजनिक स्थान और सबसे बढ़कर शिक्षण में प्रभावित है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस ने मुसलमानों को रिजर्वेशन देकर आरक्षण व्यवस्था को कर दिया कमजोर, अमित शाह का बड़ा हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार इस बात पर अडिग है कि देश में मौजूदा आरक्षण व्यवस्था से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मुसलमानों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का कोटा देकर आरक्षण को कमजोर करने का काम किया है। शाह ने यहाँ पर कहा कि 31 मार्च 2026 तक देश नक्सल हिंसा की समस्या से मुक्त हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार मणिपुर में मेइती और कुकी दोनों समुदायों से बात कर रही है तथा मौजूदा स्थिति का समाधान निकालने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार इस बात पर अडिग है कि देश में मौजूदा आरक्षण व्यवस्था से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ये कांग्रेस ही थे जिसने मुसलमानों को अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का कोटा देकर उसे कमजोर किया। गृह मंत्री ने कहा कि 31 मार्च 2026 तक भारत नक्सल समस्या से मुक्त हो जाएगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। सुरक्षा बल उस दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ जिलों को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में नक्सल हिंसा समाप्त हो गई है। हम करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महिला विकास से संविधान सम्मान तक, पीएम मोदी ने लोकसभा में रखे 11 संकल्प। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और संविधान की 75 साल की यात्रा दुनिया के सबसे बड़े और महान लोकतंत्र की यादगार यात्रा है। भारत के संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा के दौरान लोकसभा में बोलते हुए पीएम ने कहा कि संविधान के 75वें वर्ष में देश की यात्रा के मूल में संविधान निर्माताओं की दृष्टि है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर चर्चा के दौरान लोकसभा में भारत 2047 की राह पर देश के लिए 11 संकल्प रखे। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान पर चर्चा के दौरान लोकसभा में कहा कि बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम भी तब संभव हुआ जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई। वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए लोगों ने आरक्षण के अंदर नुक्ताचीनी करने का काम किया है और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान SC, ST और OBC का हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जिस मिसाइल को बनाने में फेल हुआ अमेरिका, वैसी भारत ने बना ली 3 मिसाइलें। टेंशन में आया पाकिस्तान और चीन। जी हाँ दोस्तों, सपने अक्सर उन्हीं के सच होते हैं जो उन्हें पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। दुनिया भर में ताकत का प्रतीक माना जाने वाला अमेरिका भी आज हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन भारत जो कभी तकनीकी क्षमता में दुनिया की दौड़ में पीछे समझा जाता था, वही आज 3 महामिसाइल बनाकर पूरी दुनिया को चुनौती दे रहा है। तकनीकी क्षमता में पीछे रहने वाले देश को दुनिया की अग्रणी सूची में गिना जाता है। इसका श्रेय भारत के वैज्ञानिकों का जुनून और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की मेहनत को जाता है। DRDO के वैज्ञानिकों ने प्रोजेक्ट ध्वनि के तहत ऐसे हाइपरसोनिक हथियार बनाए हैं जिन्हें रोक पाना अब नामुमकिन है। दरअसल हाइपरसोनिक मिसाइल उन हथियारों को कहा जाता है जो कि ध्वनि की गति से 5 गुना तेज यानी कि 6200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़कर अपने लक्ष्य पर हमला करते हैं। इतनी इनकी तेज रफ्तार और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले खासियत के बदौलत ये हाइपरसोनिक मिसाइल बेहद खतरनाक हो जाते हैं जिसे कोई भी रेडार पकड़ नहीं सकता। DRDO की हाइपरसोनिक तकनीक पूरी तरह से स्वदेशी है। हाइपरसोनिक मिसाइल रॉकेट इंजन के जरिए लॉन्च होता है और वातावरण में 6 से 7 मैक की गति से उड़ता है। वहीं 1500 किलोमीटर से अधिक की रेंज में पेलोड ले जाने में सक्षम है। ध्वनि की गति से ज़्यादा तेज उड़ने, किसी भी रेडार के पकड़ में ना आने वाली खासियत से ये हाइपरसोनिक मिसाइल भारत की तीनों सेना, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसमें मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल होता है जो उड़ान के दौरान मिसाइल की गति को बनाए रखता है। भारत का ब्रह्मोस 2 इस हाइपरसोनिक तकनीक का सटीक उदाहरण है। बता दें कि DRDO
अभी 3 अलग अलग डिज़ाइनों पर काम कर रहा है। भारत ने एक बार गलती से पाकिस्तान की ओर से एक ब्रह्मोस मिसाइल दाग दी थी जिसे पाकिस्तान ट्रैक नहीं कर पाया था। वहीं अब ब्रह्मोस 2 और प्रोजेक्ट ध्वनि की हाइपरसोनिक मिसाइलों के सामने पाकिस्तान तो क्या चीन और अमेरिका के डिफेंस सिस्टम भी पूरी तरह से बेबस नजर आ रहे हैं। जहां अमेरिका अब तक अपने हाइपरसोनिक प्रोग्राम को सफलता नहीं दिला पाया, वहीं भारत और रूस के साथ मिलकर इस तकनीक में महारत भारत ने हासिल कर ली है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। श्रीलंका ने लागू किया इंडिया फर्स्ट नीति, पहली विदेश यात्रा पर नई दिल्ली आ रहे राष्ट्रपति दिशानायके। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिशानायके रविवार से भारत की 3 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा होगी। दिशानायके 15-17 दिसंबर तक भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दिशानायके के साथ विदेश मंत्री विजिता हेरात और वित्त उप मंत्री अनिल जयंता फर्नांडो भी होंगे। दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। खालिस्तानियों को नहीं दिया वीजा तो कनाडा ने झाड़ी बकवास, भारत ने 2 मिनट में निकाल दी हेकड़ी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और कनाडा के रिश्ते लगातार बुरे दौर से गुजर रहे हैं। एक बार फिर कनाडा ने भारत की छवि खराब करने की कोशिश की है। विदेश मंत्रालय ने कनाडाई मीडिया की उन रिपोर्टों पर टिप्पणी की जिनमें आरोप लगाया गया है कि नई दिल्ली ने कनाडाई खालिस्तानियों को वीजा देने से इनकार कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने इस बारे में मीडिया रिपोर्ट देखी है। ये भारत को बदनाम करने के लिए कनाडाई मीडिया के दुष्प्रचार अभियान का एक और उदाहरण है। उन्होंने कहा कि भारत को अपने हितों की रक्षा उन लोगों से करने का वैध अधिकार है जो देश की अखंडता को खतरा पहुंचाते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारतीयों को वीजा देना हमारा संप्रभु कार्य है और हमें उन लोगों को वीजा देने से इनकार करने का वैध अधिकार है जो हमारी क्षेत्रीय अखंडता को नुकसान पहुंचाते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन के मंसूबों पर पानी फेरने को तैयार है भारत, मिला 3 और देशों का साथ, अगले हफ्ते होगी अग्नि परीक्षा। जहां दोस्तों ध्रुव विरोधी भारत और चीन एक बार फिर आमने सामने है। इस बार लड़ाई सेनाओं की नहीं व्यापारिक है और चीन मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। भारत ने भी कमर कस रखी है और उसे 3 और देशों का साथ भी मिल गया है। अब 16 और 17 दिसंबर को अग्नि परीक्षा होनी है। विशेषज्ञ पहले ही आशंका जता चुके हैं कि अगर चीन में अपने मंसूबे में सफल हो गया तो ये भारत के व्यापार के लिए अच्छा नहीं होगा और इससे आने वाले समय में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI पर भी असर पड़ सकता है। दरअसल चीन के नेतृत्व में निवेश सुविधा विकास समझौते को अब तक विश्व व्यापार संगठन में 166 में से 128 देशों का समर्थन मिल चुका है। फिलहाल भारत मजबूती से इसके विरोध में खड़ा है और उसे दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और तुर्की का भी साथ मिला है। केंद्र सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि जिनेवा में 16 और 17 दिसंबर को होने वाली WTO जनरल काउंसिलिंग की बैठक में इस पर फैसला हो सकता है। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सऊदी अरब जा रही इंडिगो फ्लाइट की पाकिस्तान में आपात लैंडिंग, मेडिकल इमरजेंसी के चलते लिया गया फैसला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शनिवार को नई दिल्ली में से सऊदी अरब के जेद्दा जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट की पाकिस्तान के कराची में आपातकालीन लैंडिंग कराई गई। मेडिकल इमरजेंसी के चलते पाकिस्तान के कराची स्थित जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट की आपात लैंडिंग हुई। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण से जुड़े लोगों ने बताया कि विमान ने नई दिल्ली से सऊदी अरब के जेद्दा के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन जब विमान पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में था तभी विमान में सवार एक यात्री की तबीयत बिगड़ गई। यात्री की गंभीर स्थिति को देखते हुए विमान के पायलट ने कराची एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और उन्हें बताया कि ऑक्सीजन देने के बाद भी यात्री की तबीयत में सुधार नहीं हो रहा है, जिसके बाद कराची एयरपोर्ट के ट्रैफिक कंट्रोल ने विमान को मानवीय आधार पर लैंडिंग की अनुमति दे दी। इस दौरान एयरपोर्ट एक मेडिकल इमरजेंसी टीम मौजूद रही जिसने विमान की आपात लैंडिंग के तुरंत बाद यात्री का इलाज शुरू कर दिया। इसके बाद विमान की आपात स्थिति में कराची में ही लैंडिंग कराई गई। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार जिस यात्री की तबीयत बिगड़ी उनकी उम्र 55 साल है। रिपोर्ट्स के अनुसार इलाज मिलने के बाद जब यात्री की तबीयत में सुधार हुआ तो उसके बाद विमान ने कराची एयरपोर्ट से वापस नई दिल्ली के लिए उड़ान भरी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन को ब्लैकमेल कर रहा पाकिस्तान, भड़के ड्रैगन ने दिए दोस्ती तोड़ने के संकेत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जो पाकिस्तान हर बात पर चीन चीन कहकर उसके आगे पीछे घूमता रहता है, वहीं पाकिस्तान अब अपने भाई चीन को ब्लैकमेल कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सच है ये। दरअसल पाकिस्तान और चीन के बीच
ग्वादर पोर्ट और परमाणु हमले की जवाबी कार्रवाई की क्षमता को लेकर विवाद हो गया है। पाकिस्तान चीन से परमाणु हमले की जवाबी कार्रवाई की क्षमता मांग रहा है जो चीन उसे नहीं दे रहा है। तो अब पाकिस्तान ने अपनी बात मनवाने का एक नया तरीका निकाल लिया है। पाकिस्तान ने चीन को इसके लिए ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, दरअसल पाकिस्तान ने चीन से अब कहना शुरू कर दिया है कि अगर ग्वादर पोर्ट चाहिए तो परमाणु हमले की जवाबी कार्रवाई की क्षमता देनी होगी। इस पर चीन भड़क गया है। इसे लेकर चीन ने अब ग्वादर पोर्ट पर दोनों देशों के बीच बातचीत को ही बंद कर दिया है। पाकिस्तान मामलों को कवर करने वाली ड्रॉप साइट न्यूज़ ने इस खबर को प्रकाशित की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तानी सेना की चीन के साथ पोर्ट पर बातचीत रुक गई है और ये ऐसे समय पर रुकी है जब दोनों देश इसे लेकर तनाव चल रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में केंद्र का बड़ा कदम, सोमवार को लोकसभा में पेश होगा बिल। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक अहम कदम उठाया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सोमवार को लोकसभा में द यूनियन टेरिटरीज बिल 2024 और संविधान संशोधन बिल 100 और 29 पेश करेंगे। सरकार का उद्देश्य देश में एक साथ लोकसभा और राज्यसभा चुनाव कराने के लिए संविधान में संशोधन करना है। ये बिल एक देश एक चुनाव की दिशा में एक बड़ा कदम है जिसे लागू करने के लिए पहले संविधान संशोधन की जरूरत होगी। गुरुवार को मोदी सरकार ने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित बिलों को मंजूरी दी थी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमेरिका के आसमान में रहस्यमय ड्रोन, बाइडेन सरकार पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, मार गिराने का दिया आदेश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के विभिन्न हिस्सों में दिखाई देने वाले रहस्यमय ड्रोन को मार गिराने का निर्देश दिया है। रहस्यमय ड्रोन सबसे पहले न्यू जर्सी में देखे गए थे, लेकिन उसके बाद से अब इस प्रकार के ड्रोन अन्य स्थानों पर भी दिखाई देने लगे हैं। हालांकि अमेरिकी सरकार और व्हाइट हाउस ने अब तक यही कहा है कि इनसे राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है और ना ही इसमें किसी विदेशी हाथ होने का कोई सबूत है, लेकिन फिर भी रहस्यमय ड्रोन का दिखना जांच का विषय है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कश्मीर हिमाचल में बर्फबारी से बढ़ी ठुठुरन, यूपी में लुढ़का पारा, शीतलहर पर आईएमडी ने कर दिया अलर्ट। जी दोस्तों, कश्मीर के मैदानी इलाके लगातार शुष्क दौर से गुजर रहे थे, लेकिन गुरुवार को निचले इलाकों में पहली बर्फबारी हुई। साथ ही हिमाचल के कई इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। यही वजह है कि उत्तर भारत में सर्दी ने अपने तेवर दिखा दिए हैं। दिल्ली यूपी में शीतलहर काफ़ी तेज चल रही है। धूप निकलने के बावजूद ठंड काफ़ी हो रही है। वहीं दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में बारिश का दौर चल रहा है। इन राज्यों में बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। पहाड़ों की तरफ से चलने वाली बर्फीली हवाओं के कारण दिल्ली में लगातार दूसरे दिन शीतलहर जैसी स्थिति रही है और न्यूनतम तापमान में पिछले दिन के मुकाबले भी 0.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है। बृहस्पतिवार सुबह न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम रहा। इससे 3 वर्षों के दौरान दिसंबर में बृहस्पतिवार की सुबह अब तक सबसे अधिक ठंड रही। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आयुष्मान भारत में 3,42,000 से ज़्यादा फर्जीवाड़े के मामले, 56,000 फर्जी सर्जरी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में पिछले 5 वर्षों में जमकर फर्जीवाड़ा किया गया है। लोकसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जानकारी दी कि आयुष्मान भारत योजना में इस साल 10 सितंबर तक 3,42,988 फर्जीवाड़े के मामले सामने आए हैं, जिसमें गैर जरूरी या फिर फर्जी सर्जरी भी शामिल है। दौसा से सांसद मुरारी लाल मीणा के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 11 दिसंबर 2024 तक योजना के तहत दर्ज किए कुल फर्जीवाड़े के मामले में 2,86,771 फर्जीवाड़े के मामले मेडिकल ट्रीटमेंट से जुड़े हैं, जबकि 56,217 मामले सर्जरी से संबंधित हैं, जिसमें या तो मरीज की गैर जरूरी सर्जरी की गई है या फिर बिना सर्जरी किए कागजों पर अस्पताल की ओर से सर्जरी दिखा दी गई और फर्जीवाड़ा किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाकुंभ में इमरजेंसी मेडिकल सर्विस की तैयारी, मिलेगा टेली आईसीयू, पीजीआई में बैठे विशेषज्ञ करेंगे इलाज। जी हाँ दोस्तों, महाकुंभ में पहली बार टेली आईसीयू की सुविधा मिलेगी। गंभीर होने की स्थिति में मरीजों का पीजीआई में बैठे विशेषज्ञ इलाज करेंगे। महाकुंभ स्थल पर बने अस्पताल में 10 बेड टेली आईसीयू के लिए आरक्षित होंगे। महाकुंभ में 6,000 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था विभाग कर रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रयागराज में पीएम मोदी ने किया 5,500 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ। सड़कों के चौड़ीकरण के साथ रेलवे स्टेशन भी होंगे अपग्रेड। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 5,500 करोड़ की 167 परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इसमें यात्री सुविधाओं के लिए रेलवे स्टेशनों के अपग्रेडेशन और डेवलपमेंट के साथ साथ आरओबी फ्लाईओवर, सड़कों का चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण और सौंदर्यीकरण की प्रमुख परियोजनाएं सम्मिलित रहीं। इसके अतिरिक्त स्थायी घाटों, रिवर फ्रंट, सीवरेज, पेयजल
जल सुविधाओं के साथ विद्युत आपूर्ति से जुड़ी परियोजनाओं का भी शुभारंभ हुआ। इन सभी परियोजनाओं के माध्यम से न सिर्फ श्रद्धालुओं को महाकुंभ के दौरान सुविधा का लाभ प्राप्त होगा, बल्कि प्रयागवासी महाकुंभ के बाद इन सभी सुविधाओं का उपयोग कर सकेंगे। यह परियोजनाएं प्रयागराज को प्रगति की नई दिशा दिखाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जल जीवन मिशन ने बदली देश की तस्वीर। पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना ने 5 साल में बनाया रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार ने देश के लोगों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार का विशेष फोकस देश के उन हिस्सों में रहा है जहां पर दशकों से लोगों का जीवन कठिन रहा है। पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार ने मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने की दिशा में कई योजनाएं चलाई हैं। इस बीच 5 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना ने महिलाओं के जीवन में खुशहाली लाई है। इस योजना के लॉन्च होने के बाद देश के ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर बदली है। इस योजना के तहत देश के करोड़ों ग्रामीण घरों में पानी पहुंच रहा है। सीधे नल से जल पहुंचने से लोगों का जीवन आसान हुआ है। इस योजना को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से एक रिसर्च की गई थी, जिसके आंकड़े आपको चौंका सकते हैं।